कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं विवाह टॉपिक पे। जैसे यूपी त्रिपल एससी मुख्य सेविका का सिलेबस में विवाह, परिवार, लिंग की असमानता ये सारे चैप्टर हैं। मैं पिछले वीडियो में विवाह वाला छोटा सा वीडियो बनाया था, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये मेरे हाथ के द्वारा लिखा हुआ नोट्स है, तो इससे भी आप विवाह वाले टॉपिक से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि विवाह मैरिज। सबसे पहली बात तो ये पूछा जाता है विवाह क्या है, तो विवाह एक संस्था है। ये ऑप्शन आप टिक करके आएंगे अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो। ठीक है, विवाह एक धार्मिक संस्कार है जो धार्मिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्त्री और पुरुष को संस्थागत रूप में यौन संबंध स्थापित करने की अनुमति देता है तथा समाज और परिवार में व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण करता है। समझे मेरी बात? अगर कोई धार्मिक संस्कार हो रहा है या समाज में जब विवाह हो जाता है तो पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है स्टेबल हो जाता है और उसको समाज क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। बिना शादी के या विवाह के साथ में पति पत्नी यानी लड़का लड़की नहीं रह सकता जब तक उसकी शादी नहीं होगी। ये होता है समाज में स्थिति का निर्धारण। यानी उसकी शादी हो गई तो समाज में उसकी स्थिति जो है वो निर्धारित की गई है। ठीक है, साथ रह सकते हैं, उनका जो अपना निर्णय होगा वो कर लेंगे। नेक्स्ट है सामान्य अर्थ क्या है, वधू को वर के घर ले जाना। सभी जानते हैं ये सामान्य अर्थ होता है। दूसरा है विवाह द्वारा मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। मनुष्य क्या करता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, अपने ही अनुसार अपनी संतानें उत्पन्न करता है, अपनी जाति को बढ़ाता है, पीढ़ी को बढ़ाता है। विवाह एक सामाजिक धार्मिक कानूनी स्वीकृत है, यानी कि अगर आप विवाह कर लिए हैं तो कानून द्वारा भी वो स्वीकृत है, प्रमाणित है और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए भी क्या है, प्रमाणित है। अब देखेंगे विवाह की परिभाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों, कभी कभी विवाह की डिफिनीशन पूछ लेता है कि इनके अनुसार डिफिनीशन विवाह की क्या है, तो वहाँ पर आपको राइट आंसर करना होगा। इसका आप अलग से, जब से मैं मुख्य सेविका को पढ़ा रहा हूँ तब से मैं यही कहता हूँ कि आप एक पेज पर कहीं किसी लेखक के स्टेटमेंट नोट डाउन करते रहिए। एक पेज पर कहीं, जो कॉपी में आप नोट्स बना रहे हैं उसके लास्ट पेज पर जितने भी स्टेटमेंट हम बताते जाएंगे उसको एक जगह जब नोट डाउन कर लेंगे तो आप जब पढ़ने बैठेंगे तो सारे स्टेटमेंट जब एक जगह नोट डाउन होंगे तो आप सारे स्टेटमेंट में डिफरेंस कर पाएंगे और बारी बारी से याद करेंगे, रटते रहेंगे तो आपको भूलने की जो प्रथा है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, डेली रिवीजन करेंगे तो आप भूल नहीं पाएंगे। अभी एग्ज़ाम पता नहीं कब हो, इसका कोई भी ना नोटिस आया है, अफवाहें तमाम प्रकार की उड़ रही कि अब होगा। जब भी होगा आपको 100% अपना देना है, अपनी तैयारी हमेशा स्ट्रॉन्ग रखनी है। ठीक है, तो WHR गिल्स के अनुसार, तो कभी कभी यही पूछता है गिल्स के अनुसार विवाह की परिभाषा है, तो इसमें है जिन साधनों द्वारा मानव समाज में यौन संबंधों का नियमन करता है वो हमारा विवाह की परिभाषा होती है। ये गिल्स के अनुसार है। अब देखो बोगार्ट्स के अनुसार इन्होंने क्या बताया है, विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने की एक संस्था है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि विवाह क्या है, एक संस्था है। इसको आप अपने माइंड में हमेशा रखिए क्योंकि ये हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हमने देखे थे सोशोलॉजी से, हम मुख्य सेविका की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी समाजशास्त्र का एग्ज़ाम होता है उसमें अगर कभी कभी विवाह टॉपिक दिया है तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछता है। अब देखो इनकी भी एक तो गिल्स की और एक मजूमदार की, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन होती है। ठीक है, विवाह को कानूनी, धार्मिक तथा सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। इसके द्वारा दो विपरीत लिंग के व्यक्तियों के यौन संबंध स्थापित करने की मान्यता दी जाती है तथा उन्हें एक दूसरे से सामाजिक आर्थिक संबंधों का निर्वाह करना पड़ता है। समझे मेरी बात को? यौन संबंध स्थापित करने के लिए और समाज में धार्मिक और आर्थिक सामाजिक ये सब संबंधों का निर्वाह करना पड़ता है विवाह के बाद। ठीक, आर्थिक मतलब ये है पैसा कमाने वाला। लूसी मेयर के अनुसार विवाह एक ऐसा योग है जिसमें स्त्री से उत्पन्न संतान माता पिता की वह संतान कहलाती है। देखिए ये इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि देखो जब पुरुष और एक लड़का लड़की की शादी होती है उसके बाद जो उसका पुत्र उत्पन्न होगा वो वैध होगा। ठीक है, वो समाज द्वारा स्वीकृत होगा, वो अवैध नहीं होगा। समझे मेरी बात? क्योंकि वो क्या है, प्रमाणिक हो गया, कानूनी और सामाजिक रूप पे वो स्वीकृति है, वो प्रमाणित हो गया है विवाह, और जो उसका लड़का उत्पन्न होगा वो भी वैध होगा, अवैध नहीं होगा। अब मिस्टर मार्क क्या कह रहे हैं, विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए क्योंकि ये सीधा सीधा स्टेटमेंट देखने को मिल सकता है आपके एग्ज़ाम में। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी स्टेटमेंट होते हैं, जितने भी परिभाषाएं होती किसी राइटर
किसी समाजशास्त्री ने दिया है, किसी साइकोलॉजिस्ट ने दिया है, तो आप उसको एक पेज पर नोट डाउन करते रहिए और बार बार रिवीजन करते रहिए। सोते समय आप रिवीजन करिए, आपको 100% चीज़ें याद रहेंगी, काफ़ी दिन तक याद रहेंगी। आपका एग्ज़ाम हो जाए, आपके पास आपका एग्ज़ाम हो जाए, आपकी जॉब लग जाए, आप मुख्य सेवक के पद पर चयनित हो जाएंगी, तो आपके उसको बाद कोई पूछने वाला ही नहीं, बताओ कि विवाह क्या होता है। ठीक है, तो आप रट के एग्जाम को निकाल लीजिए। नेक्स्ट है विवाह के उद्देश्य क्या होते हैं। मारडाक ने 3 उद्देश्य बताए हैं। तो कभी कभी ये पूछ सकता है कि बताओ मारडाक के विवाह के कितने उद्देश्य बताएं। तो सिंपल सी बात है, 3 उद्देश्य बताए हैं। कौन कौन से? यौन इच्छाओं की संतुष्टि के लिए, उत्पत्ति के लिए और आर्थिक सहयोग स्थापित करने के लिए। अच्छा, आर्थिक सहयोग ये होता है कि पति पत्नी दोनों का रिश्ता जो होता है उसमें आर्थिक सहयोग जरूर बना रहता है। ठीक है, ये होता है आर्थिक सहयोग। बच्चों में भी आर्थिक सहयोग होता है, जब पढ़ने जाएंगे बच्चे तो माता पिता को खर्चा देंगे, तो भी आर्थिक सहयोग होता है बच्चे के लिए। अब देखो, गिलिन एवं ग्रीन महोदयों ने पाँच उद्देश्य बताए। कौन कौन से है? पति पत्नी के बीच यौन संबंध स्थापना, पति पत्नी के बीच आर्थिक सहयोग, ये भी कॉमन हो गया। पति पत्नी के बीच भावात्मक संबंधों का स्थापन, ये भी, यानी कि भावात्मक ये है कि अपनी एक बात एक दूसरे से, अपनी फीलिंग एक दूसरे से शेयर करते हैं पति पत्नी। ठीक है, ये उनका भावनात्मक संबंधों की स्थापना के लिए। वंश एवं नातेदारी की स्थापना, भाई सीधे से क्या है, लड़का लड़की की शादी हो जाएगी तो क्या होगा, दो परिवार जो होंगे वो एक रिलेशन के रूप में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, बन जाएंगे। ठीक है, दूसरा है संतानोत्पन्न। तो ये देखिए 3 ऊपर के कॉमन हैं, और ये भी आपका ये थोड़ा अलग था इनके गिलिन के महोदय में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अन्य उद्देश्य क्या हैं। धार्मिक कार्यों की पूर्ति के लिए। कभी कभी देखा होगा कोई संस्कार होता है, उसमें पति पत्नी की आवश्यकता होती है। वो संस्कार पत्नी के बिना नहीं हो सकता है, पति के बिना नहीं सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं कि धार्मिक कार्यों में पति पत्नी का जोड़ा जो होता है ये योगदान देता है। ठीक है, कभी कभी देखना होगा समाज में कोई कलश यात्रा होती है तो पति पत्नी का जोड़ा जाता है, तो ये चीज़ होती है। परिवार एवं सामाजिक के निर्माण। जब पति पत्नी का शादी हो जाएगी, लड़का लड़की की शादी हो जाएगी, तो समाज में रहकर समाज में परिवार की बढ़ोतरी करेंगे, समाज में क्या होगा, उनका निर्माण होगा, और क्या है, मानसिक संतोष और समाज कल्याण में सहायक। ये चीज़ें हैं। ये देखो, कुछ क्वेश्चन के आंसर आप बिना ऐसे ही मुख्य सेवा के एग्जाम जो होगा तो उसके क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपको, तो बिल्कुल आप कर ही ले जाएंगे। मान लो उद्देश्य ऐसे पूछ लिया तो उसमें 3 उद्देश्य दिए होंगे, एक उद्देश्य पूछा होगा इसमें से कौन सा नहीं है, तो जब नहीं होगा तो आप पढ़ के एकदम आराम से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, विवाह के नियम। इसमें क्या है, अंतरजातीय विवाह होता है, एक बाहिर विवाह होता है। अब देखो, अब इसको 2 नियम याद कर लीजिएगा। कौन से? अंतरजातीय विवाह हो, बाहिर विवाह होता है। अंतरजातीय में क्या होता है, अपने समूह या जाति में ही विवाह करना, वो अंतरजातीय होता है। अपने ही समूह या जाति में विवाह करना अंतरजातीय विवाह होता है। इस विवाह असंगोत्रता का नियम भी कहते हैं। इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। इस विवाह संगोत्र विवाह को 1948 में मान्यता दी गई। कब? 1948 में मान्यता दी गई, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे बाहिर विवाह। किसी जात के छोटे समूह से तथा निकट संबंधियों के वर्ग से बाहर विवाह का नियम कहते हैं इसे। ठीक है, इस विवाह को असंविटता का नियम भी कहते हैं। लुसी एवं कुर्क के लुसुई अथवा कुकी जनजात इस विवाह को ज़्यादा मान्यता देते हैं। संगोत्र विवाह, सापिंड विवाह, अभ्यागमन विवाह, निकट अभिगमन विवाह का प्रमुख हैं। मतलब इन जाति अंतर जो हमारा बाहिर विवाह है इसके अंतर्गत संगोत्र विवाह, संपिट विवाह और अभ्यागमन विवाह देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विवाह के प्रकार। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें क्या है, एकल विवाह, बाह्य विवाह और समूह विवाह, ये 3 प्रकार के विवाह होते हैं। अब देखो, जो बहु विवाह है इसमें क्या होता है, बहुपत्नी विवाह, द्विपत्नी विवाह और बहुपति विवाह। ठीक है, ऐसे आप बिल्कुल सारणी बना लीजिएगा, ये आप डायग्राम बना लीजिएगा। अब इसमें देखिए, सीमित बहुपत्नी विवाह, असीमित बहुपत्नी विवाह, भातृ विवाह और अभातृ विवाह, ये इसके टाइप होते हैं। इनमें क्या होता है, कभी कभी पूछता है भातृ विवाह कौन कौन सी जाति करते हैं। तो इसमें देखिए, टोडा, काटा और नीलगिरी खस उत्तराखंड की और पांडवों के वंशज जो जनजात थे वो भातृ विवाह होते हैं। तो क्या था, द्रौपदी के क्या 5 पति थे ना पांडव, तो ये आप क्या था भातृ विवाह था। इनकी 5 सगे भाई थे, उनकी एक ही पत्नी थी, तो ये भातृ विवाह के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए अभातृ विवाह जो होता है, यह नायर केरल की जो होती है जनजाति और टोडा जनजाति, ये इस विवाह को मान्यता देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एकल विवाह। इसमें क्या है, एक पुरुष एक पत्नी से अथवा एक पत्नी एक पति से विवाह करती है तो उसे एकल विवाह करते हैं। जैसे आजकल चल रहा है, एक ही लड़का एक ही लड़की से शादी करता है, एक लड़की एक ही लड़के से शादी करती है, तो ये क्या होगा, एकल विवाह हो गया। प्राचीन काल में हिंदू एकल विवाह को विवाह का सबसे आदर्श रूप मानते थे। ठीक है, मैकावर एवं पेज के अनुसार एक विवाह को ही विवाह का आदर्श रूप माना गया। ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिए। ठीक है, अब बहुविवाह की बात करें
तो इसमें कोई पुरुष एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से अथवा एक स्त्री एक ही समय में एक से अधिक पुरुषों के पति के रूप में स्वीकार करती है तो उसे बहुविवाह करते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है बहु विवाह मतलब एक लड़का एक ही समय में 3-4 लड़कियों से शादी करता है तो उसे बहु पत्नी विवाह कहते हैं। और एक लड़की अगर एक ही समय में 3-4 लड़कों से शादी करती है तो उसे बहुपति विवाह कहते हैं। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है याद करने वाली। अब देखिए बहुपत्नी विवाह, जब एक ही पुरुष उनके अनेक स्त्रियों से विवाह करता है तो उसे बहुपत्नी विवाह कहते हैं। प्राचीन काल में देखिए राजा महाराजा क्या थे, उनकी कई सारी पत्नियां होती थी तो वो हमारे बहुपत्नी विवाह होता था। बहुपत्नी विवाह प्रतिबंधित, अप्रतिबंधित तथा शाश्वत हो सकता है। प्राचीन हिंदू सभ्यता में शाश्वत बहुपत्नी विवाह प्रचलित थी। कैसी प्रचलित थी? जब कोई राजा किसी दूसरे राजा पर आक्रमण करता था और उसे हरा देता था तो वहाँ पर कंडीशन ये रखी जाती थी कि हम कोई आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे अगर आप अपनी पुत्री का विवाह हमसे कर दीजिए। तो वहाँ कंडीशन अप्लाई हो जाती, इसीलिए कहा गया शाश्वत विवाह होता था। ठीक है, कोई राजा अगर दूसरी राजा पर आक्रमण करता था तो वहाँ पर अगर वो राजा दूसरे राजा को हरा देता था तो वहाँ पर कंडीशन ये होती थी कि हारे वाला राजा जो होता था, हारने वाला, वो अपनी पुत्री का विवाह जो जीता राजा होता था उससे करवा देता था कंडीशन के तौर पर, संधि के रूप में। ठीक है, ये हमारी प्राचीन काल में देखने को मिलती थी। सीमित बहुपत्नी विवाह, इस विवाह में पत्नियों की संख्या सीमित होती है। मुस्लिम में एक पुरुष 4 स्त्रियों से विवाह कर सकता है, ये सीमित बहुपत्नी विवाह होता है। असीमित बहुपत्नी विवाह में इस विवाह में पत्नियों की संख्या सीमित नहीं होती। असीमित नाम से ही स्पष्ट हो गया, सीमित नहीं होती है। अब भागनी, बहु बहन अथवा साली विवाह, इसे हम सोरोरेट कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ये इंग्लिश में पूछ सकता है कि सोरोरेट विवाह क्या होता है। क्या होता है सोरोरेट विवाह? क्या होता है? इस विवाह में एक व्यक्ति की कई पत्नियां हो सकती हैं जो आपस में बहनें हो सकती हैं। मतलब अगर एक व्यक्ति है जो शादी करेगा तो अपनी पत्नी की बहन यानी कि अपनी साली से भी कर सकता है। तो इसे हम भागनी या बहु बहन विवाह कहते हैं। इसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, भागनी मतलब होता है बहन और बहु बहन मतलब 2 सालियाँ, ठीक, उनसे विवाह कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोरोरेट विवाह इंग्लिश में पूछता है। सोरोरेट शब्द की उत्पत्ति सोरोर से हुई है। इसमें कई बहनें बारी बारी से एक पुरुष की पत्नी बनती हैं। बात से स्पष्ट हो गया कि सोरोरेट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि बारी बारी से 2-3 बहनें होंगी जो एक ही लड़के से शादी करेंगी, वो सोरोरेट विवाह होता है। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है कि सोरोरेट विवाह क्या है। तो ये क्या है? ये बहु बहन या भागनी विवाह होता है। नेक्स्ट है बहुपति विवाह। इसमें क्या है? इसमें एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह करती है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, बहु मतलब बहुत, पति मान ले पति यानी बहुत पति। टोडा जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टोडा जनजात में देखने को मिलता है। कोटा जो जनजात है वो तो नीलगिरी पहाड़ी पे मिलती है। केरल की नायर जात में इस चीज़ को देखने को मिलता है, बहुपति विवाह। ठीक है, तो कहाँ कहाँ? टोडा जनजात जो मालाबार तट मिलती है। मालाबार तट क्या होता है? हमारे भारत का जो पश्चिमी तट है, जैसे हमारे मैप ये इंडिया का बनता है ना ये वाला, तो ये मालाबार तट होता है, ये कोरोमंडल तट होता है। तो मालाबार तट पर जो जनजाति पाई जाती है, टोडा जनजाति, ये विवाह करती है। ठीक है, और केरल की कोटा नीलगिरी जो पहाड़ी पर कोटा जनजात पाई जाती है, उस जनजात में ये विवाह देखने को मिलता है। और केरल की नायर जनजाति, केरल यहाँ पे होता है तो यहाँ पर की जो नायर जनजाति है उसमें बहुपति विवाह देखने को मिलता है। अब देखेंगे भातृत्व बहुपत्नी विवाह, ऐसे पुरुषों से विवाह जो आपस में सभी भाई हों। द्रौपदी के विवाह, मैंने अभी बताया कि जो भातृत्व बहुपति विवाह होता है, द्रौपदी क्या थी? अकेली थी, उसके 5 पांडव क्या थे? पति थे। ठीक है, तो ये क्या है? भातृत्व बहुपति विवाह, यानी आपस में सगे भाई हैं, उनकी पत्नी बन जाना क्या है? बहुपति विवाह है। ठीक है, अब देखेंगे अभातृत्व बहुपति विवाह। इसमें क्या है? ऐसा विवाह जिसमें पतियों में आपस में कोई संबंध नहीं होता है। ये जनजाति कहाँ देखने को मिलती है? खस और टोडा जनजाति मैंने अभी बताया, ये पश्चिमी घाट में मिलती है, यानी कि केरल में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है नियोग या देवर विवाह, जिसे हम लेबीरेट बोलते हैं। सोरोरेट में क्या था? बहन से शादी करते थे। इसमें क्या है? देवर विवाह या लेबीरेट बोलते हैं। लेबीरेट और सोरोरेट अंतर आप समझ लीजिएगा। ऐसा विवाह जिसमें पति की मृत्यु के बाद महिला पति के छोटे भाई की पत्नी बन जाती है, या बड़े भाई की जीवित रखते हुए भी छोटा भाई बड़े भाई की पत्नी के साथ यौन संबंध स्थापित कर सकता है। यानी कि अगर एक हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, और हस्बैंड उसका एक्सपायर हो जाता है तो हस्बैंड का जो छोटा भाई होता है, अगर वो लड़की उस
देवर से शादी कर लेती है तो उसे हम लेवीरेट विवाह कहते हैं। बस यही है और आपको कुछ नहीं समझना है। ये कहाँ मिलता है? गुज्जर, जाटा, अहिर तथा यूपी की अनेक जनजातियाँ देखने को मिलती हैं। ये कर लेती हैं, वैसे सही भी है। नेक्स्ट है द्विपत्नी विवाह। ऐसा विवाह जिसमें पुरुष की 2 पत्नियों में विवाह कर सकता है। मैसूर की जो होलिया जनजाति है, कर्नाटक का जो मैसूर है, वहाँ की जो होलिया जनजाति है, वहाँ पर द्विपत्नी विवाह देखने को मिलता है। तो इसकी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अंतर समझते जाइएगा। सोरोरेट में क्या अंतर होता है, लेवीरेट में क्या अंतर होता है। सामूहिक विवाह, एक ही समूह के पुरुषों और दूसरे समूह की स्त्रियों से विवाह करना सामूहिक विवाह होता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की डेयरी जनजाति, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की स्पेलिंग गलत लिखी है। ऑस्ट्रेलिया की जो स्पेलिंग है डेयरी जनजाति, वहाँ पर सामूहिक विवाह देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अनुलोम विवाह। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा अनुलोम और प्रतिलोम विवाह पूछा जाता है कि इसमें होता क्या है। तो अनुलोम में क्या होता है? उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति की स्त्री से विवाह कर सकता था। ये हमारा अनुलोम विवाह है। अनुलोम मतलब उच्च जाति का लड़का है, मान लो किसी राजा घराने का लड़का है और एक निम्न जाति की स्त्री से विवाह करता है तो उसे हम अनुलोम विवाह कहते हैं। ये बहुत पूछा जाता है। अनुलोम विवाह पूछा जाता है, प्रतिलोम विवाह पूछा जाता है, सोरोरेट विवाह पूछा जाता है और लेवीरेट विवाह पूछा जाता है। ये 4 विवाह बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि नाम में इनमें कन्फ्यूजन रहती है। ठीक, बाकी आप नाम से स्पष्ट कर सकते हैं कि बहुपत्नी क्या होता है, बहुपति क्या होता है, उनमें नाम से स्पष्ट हो जाता है। लेकिन प्रतिलोम अनुलोम में नाम से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और लेवीरेट और सोरोरेट में भी नाम से स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसलिए आप ये 4 विवाह आप अपनी माइंड में हमेशा रखे रहिएगा। ठीक है। अब देखिए प्रतिलोम विवाह में क्या होता है? एक उच्च जाति की स्त्री, यहाँ पर पुरुष था, यहाँ पर स्त्री है, निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है। यानी कि कोई रानी है, वो अपने ही साम्राज्य के किसी निम्न जाति के पुरुष से शादी करती है तो उसे हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम मतलब उल्टा होता है, समझ लीजिए, स्त्री का उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदू विवाह। हिंदू विवाह की मानता है कि विवाह एक संस्कार, परंपरा है, धार्मिक अनुष्ठान है। यह 2 व्यक्तियों का सामान्य मिलन नहीं बल्कि आत्माओं का पवित्र गठबंधन है। यह गठबंधन केवल मृत्यु द्वारा ही तोड़ा सकता है। कितनी अच्छी बात लिखा गया है। ये गठबंधन ऐसा है, पवित्र गठबंधन है कि जब तक स्त्री और पुरुष में दोनों को एक्सपायर नहीं होंगे तब तक एक गठबंधन टूट नहीं सकता है। कहते हैं ना, जन्मों जन्मों का साथ है हमारा तुम्हारा। ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। अब देखो पीएस प्रभुआ कपाड़िया के अनुसार हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। वहाँ पर आपको राइटर का नाम दिया होगा, सोशलिस्ट का नाम दिया होगा, आपको अच्छे से कर ले जाइएगा। अब देखो हिंदू विवाह के प्रकार क्या क्या हैं। देखो ब्रह्म विवाह सबसे अच्छा विवाह यही माना जाता है। दोनों पक्षों की सहमति से समान वर्ग के वर से कन्या की इच्छानुसार तथा पिता की सहमति से विवाह होना ब्रह्म विवाह सबसे आदर्श विवाह माना जाता है। क्योंकि इसमें यह होता है कि वर पक्ष का और वधु पक्ष का माता पिता दोनों की सहमति होती है और अच्छे से विवाह होता है, वो हमारा ब्रह्म विवाह होता है। आज के समय में सबसे अच्छा जो विवाह चल रहा है वो ब्रह्म विवाह होता है। यह एक उत्तम सर्वोत्तम विवाह है। इसमें क्या होता है? दोनों वर और वधु के जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, उनकी सहमत से उनकी इच्छा अनुसार ही शादी की जाती है। ये हमारा ब्रह्म विवाह होता है और सबसे अच्छा विवाह जो माना जाता है वो ब्रह्म विवाह माना जाता है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है देव विवाह। जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक करा लेता है तथा उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। ये मतलब पंडित वो लोग जो थे यज्ञ का अनुष्ठान करते थे विधि पूर्वक, और जो इस विधि को कर लेता था उसे हम देव विवाह की संज्ञा देते थे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आर्ष विवाह। इस विवाह से दूल्हे के द्वारा कन्या के पिता को कन्या के बदले एक जोड़ी बैल देता था। देखो ये प्राचीन की बात है। इसमें कन्या के पिता को कन्या के बदले एक जोड़ी बैल देता था। ये पुराने समय की बात है। अब बैल तो रह नहीं गए तो क्या चल रहा है? ये ब्रह्म विवाह आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चल रहा है। प्रजापात्र विवाह। जब वर वधु धर्म का आचरण करते हुए विवाह करते हैं तो उसे प्रजापात्र विवाह कहते हैं। इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करते हुए सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करता है। ये हमारा प्रजापात्र विवाह होता है। असुर विवाह सबसे गंदा विवाह। दूल्हे द्वारा दुल्हन का क्रय मूल्य उसके पिता उसके पिता को चुकाया जाता है। एक प्रकार का आर्थिक करार होता है, एक प्रकार से कन्या की बिक्री होती है। क्रय द्वारा किया गया विवाह। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि असुर विवाह क्या है, तो ये क्रय द्वारा किया गया विवाह है जो बहुत ज़्यादा पावर में होता है। वो कन्या को खरीद लेता है, पैसों से खरीद लेता है, शक्ति से खरीद लेता है, बल से खरीद लेता है। तो ये असुर विवाह होता है। नाम से है क्या? असुर। असुर मतलब होता है राक्षस, तो राक्षस विवाह की संज्ञा दी जाती है इसे। नेक्स्ट हमारा है गंधर्व विवाह। इसमें क्या है? यह एक प्रकार का प्रणय विवाह है। इसमें वर और कन्या एक दूसरे से अनुरक्त होकर अपना विवाह कर लेते हैं। इसमें पिता की सहमत और दहेज का अनुष्ठान करना जरूरी नहीं होता, यानी कि इसमें दहेज जैसी कोई बात नहीं होती है। गंधर्व विवाह होता है आजकल की लव मैरिज।
तो ये हमारा गंधर्व विवाह होता है। मान लीजिए इसके आजकल की क्या है, लव मैरिज है, लव मैरिज कर लोगे तो दहेज एक भी पैसा नहीं पाओगे। ये हमारा आजकल का क्या है, गंधर्व विवाह। इसी टाइम का लव मैरिज, आप गंधर्व विवाह को आप दूसरी संज्ञा दे सकते हैं, लव मैरिज वाला। इसमें वर और वधु दोनों की सहमति होती है और आपस में विवाह कर लेते हैं। इसमें पिता और की सहमति हो या ना हो और दहेज की जरूरत हो या ना हो, आज के समय में गंधर्व विवाह बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसे लव मैरिज विवाह कहते हैं। नेक्स्ट है राक्षस विवाह। विवाह के इस रूप को कन्या का पुरुष द्वारा बलात् अपहरण कर लिया जाता है। राक्षस नाम स्पर्श से यानी कि जबरदस्ती शादी कर ली जाती है। यह विवाह प्रायः छात्रियों में प्रचलित था, इसलिए इसे छात्र विवाह भी कहते हैं। राक्षस विवाह का दूसरा नाम क्या है, छात्र विवाह। ठीक, क्षत्रिय द्वारा किया जाता है, जबरदस्ती अपहरण कर लेते थे और उसकी शादी कर लेते, यानी किडनैप कर उसकी जबरदस्ती शादी हो जाती थी, उसे हम राक्षस विवाह की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट है पैशाच विवाह। यह विवाह का निकृष्टतम प्रकार है जिसकी सभी शास्त्रकारों ने निंदा की है। इसमें वर छल के द्वारा कन्या के सभी पर अधिकार कर लिया था, यानी कि छल के द्वारा, ठीक है, जबरदस्ती छल के द्वारा बहला फुसला कर विवाह कर लिया जाता था, उसे हम पैशाच विवाह कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हिंदू विवाह के उद्देश्य क्या हैं। धर्म, संतानोत्पत्ति और रति आनंद। रति मतलब होता है स्नेह और प्यार। हिंदू विवाह अधिनियम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखो, हिंदू विवाह अधिनियम कब आया था, सबसे पहले याद कर लीजिए। ये 1955 को आया था और लागू कब हुआ था, 18 मई 1955 को लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में लागू कर दिया गया था। अनुसूचित जातियों पर यह एक्ट लागू नहीं था। इस एक्ट में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो जो अनुसूचित जाति थी यानी SC कैटेगरी के जो लोग थे उस पर ये एक्ट लागू नहीं होता था। दूसरी बात, ये एक्ट जम्मू कश्मीर में भी लागू नहीं था। ये एक्ट की दो महत्वपूर्ण बात याद रखिए। और कब आया था, 18 मई 1955 को लागू हुआ था। ये एक्ट की महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। विवाह के समय पुरुष या स्त्री का कोई भी पूर्व पति या पत्नी नहीं जीवित होना चाहिए। यानी कि अगर अब इस अधिनियम में बात की गई थी, अगर विवाह हो रहा है तो पुरुष स्त्री का कोई भी पूर्व पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। मतलब ऑलरेडी पहले से पति हो और दूसरे पति से शादी कर लिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक, इस एक्ट में लिखा गया था। विवाह के समय किसी भी पक्ष को पागल, मूर्ख, मानसिक रोगी नहीं होना चाहिए। यानी कि स्त्री और पुरुष का शादी हो रहा है तो वहाँ पर कोई भी स्त्री हो या महिला हो या पुरुष हो, वो पागल नहीं होना चाहिए, मूर्ख नहीं होना चाहिए, मानसिक विक्षिप्ति नहीं होनी चाहिए। विवाह के समय पुरुष की आयु 18 वर्ष तथा स्त्री की आयु 15 वर्ष मानी गई थी। अब देखो, इसमें 18 वर्ष कर दिया गया है और एक चीज़ देखिए, इसमें 18 वर्ष है और 15 वर्ष दिया है ना। उसके बाद हमारे भारत सरकार ने एक 1978 में फिर से हिंदू विवाह अधिनियम आया था। उसमें बात ये की गई थी कि जो स्त्री की उम्र है वो 18 साल रहेगी और जो पुरुष की उम्र है वो आपकी 21 साल रहेगी। लेकिन इस एक्ट में 18 और 15 का बात किया गया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दोनों पक्षों का कोई भी सदस्य निषेधात्मक संबंधों की श्रेणी में नहीं होना चाहिए। विवाह करने वाले दोनों पक्षों में आपसी में सहमति होनी चाहिए। यदि कन्या की आयु 15 वर्ष से कम है तो विवाह के लिए संरक्षक की अनुमति आवश्यक है। यानी कन्या की आयु अगर 15 वर्ष से कम है तो उसके संरक्षक होने चाहिए, यानी कि उसमें माता पिता जीवित होने तभी शादी होगी। इस एक्ट की महत्वपूर्ण विशेषता थी। अब देखो, मुस्लिम विवाह की हम बात कर रहे हैं। विवाह को संविदा कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। विवाह का मुख्य स्रोत कुरान है। इसमें कुरान को पढ़कर लड़की और का शादी की जाती थी। सामान्यतः विवाह के लिए निकाह शब्द का प्रयोग हो जाता है। सभी को पता है निकाह करना मतलब विवाह होता है। अर्थ निकाह एक समझौता है, कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका उद्देश्य पति पत्नी तथा उनकी संतानों की पारस्परिक अधिकारों को वैध स्वरूप प्रदान करता है। ठीक, वैध स्वरूप प्रदान करता है। अब देखिए, डॉक्टर अमीर अली के अनुसार मुस्लिम विवाह संविदा है। देखो, मुस्लिम विवाह संविदा है और हिंदू विवाह का संस्था है, जिसके लिए ना ही तो किसी पुरोहित या मुल्ला की जरूरत होती और ना ही किसी धार्मिक कर्मकांड की आवश्यकता होती। इसमें कि कुरान को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और उसी अनुसार शादी हो जाती है। डॉक्टर KM कपड़िया क्या बोल रहे हैं, इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें दो साथियों के हस्ताक्षर होते हैं तथा इस अनुबंध का प्रतिफल मेहर वधु को भेंट दी जाती है। इसमें मेहर जो होता है ये प्रकार का दहेज का रूप होता है जो वधु को दिया जाता है, वधु को मतलब पत्नी को दिया जाता है। देखिए, बात स्पष्ट करिए। अब देखिए, मुस्लिम विवाह की शर्तें क्या हैं। सही मस्तिष्क का व्यक्ति, उसकी उम्र 15 वर्ष से कम न हो। निकाह के लिए दोनों पक्षों की स्वतंत्रता हो। निकाह में 2 गवाहों का होना आवश्यक है। विवाह के प्रतिफल के रूप में मेहर की धनराशि निश्चित कर ली गई है। विवाह के दोनों पक्षों निषिद्ध संबंधों के अंतर्गत ना आते हों। ठीक है, तो ये चीज़ें दिखाई गई। इसमें निहित संबंध मतलब है दोनों नेगेटिव फॉर्म में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है मेहर। अब देखो, मेहर होता क्या है। मेहर मतलब होता डावर यानी कि दहेज। मेहर मुस्लिम विवाह का आधारभूत अंग है।
मेहर वह धनराशि है जो पति अपनी पत्नी को विवाह के समय देता है। इसमें उल्टा होता है मेहर में उल्टा ये होता है कि जो पत्नी होती उसको धन दिया जाता है, भेंट दिया जाता है अथवा देना कबूल करता है। मेहर को आर्थिक सुरक्षा का साधन माना जाता है। मेहर 4 प्रकार के होते हैं। अब देखो मेहर क्या है, सत्वर मेहर, स्थगित मेहर, उचित मेहर और निश्चित मेहर। इसमें ये मुस्लिम वर्ड है, ये बहुत कम रेयर केस में पूछता है। अब देखो मुस्लिम विवाह के बहुत ज़्यादा, एक तो हिंदू विवाह के पूछता है कौन सा, सोरोरेट, लेबिरेट और अनुलोम और प्रतिलोम। अब मुस्लिम विवाह के प्रकार क्या है, निकाह है, मुता है, फासिद और बातिल है। अब देखो एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि बातिल क्या है, तो ये मुस्लिम विवाह है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें पूछेगा इसमें कौन सा मुस्लिम विवाह नहीं है, तो आपको जो नहीं लगता है वही लगाइएगा, क्योंकि निकाह, मुता, फासिद और बातिल ये दिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है निकाह क्या है, स्थायी विवाह है, मुता है, अस्थायी विवाह है, फासिद क्या है, अनियमित विवाह है और बातिल क्या है, अवैध विवाह है, जबरदस्ती विवाह। नेक्स्ट है निकाह की बात करेंगे, पति पत्नी के स्वतंत्र सहमति से विवाह संबंध स्थापित होता है। निकाह को सही विवाह भी कहा जाता है। फासिद विवाह का है यदि विवाह के बीच कुछ कठिनाइयाँ सामने आती हैं, जैसे यदि स्त्री का पुरुष में कोई भी मूर्ति पूजक को विवाह कर लेता है तो फासिद विवाह कहता है। ठीक है, नेक्स्ट है बातिल विवाह। अब इसमें क्या है, यह विवाह और गैर कानूनी अर्थात अवैध विवाह होता है। ये अवैध विवाह होता है, जबरदस्ती विवाह होता है। मुस्लिम विवाह विच्छेद, इसमें क्या है, मुस्लिम समाज में तलाक का अधिकार पुरुष को ही दिया गया है, जबकि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अनुसार पत्नी को तलाक का अधिकार दिया गया है। यानी जो हमारा मुस्लिम एक्ट आया था 1939 में, इसमें पत्नी को भी तलाक देने का अधिकार दिया गया था। मुस्लिम समाज में विवाह विच्छेद के 7 स्वरूप हैं। कितने हैं? 7 हैं। तलाक है, इला है, जिहर है, खुला है, मुबारत है, लियान हो, ताल्के तफवीज़ है। ये 7 होते हैं विवाह विच्छेद के। ठीक है, 7 होते हैं, इसको आप याद रखिएगा। अब देखेंगे मुस्लिम विवाह में तलाक के प्रकार। इसमें क्या होता है, ताल्के हसन और ताल्के उल विवाह, ये आपके 3 होते हैं तलाक के प्रकार। नेक्स्ट है मुस्लिम विवाह महिला अधिकार अधिनियम 2019। इसमें क्या था, इस अधिनियम के द्वारा 3 तलाक को अवैध घोषित कर दिया गया। पुरुष को 3 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। अभी क्या आया था, ट्रिपल तलाक बिल 19 में, उसी की बात की गई है। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन अच्छा हो।